जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग 14 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। इंपॉर्टेंट कैबिनेट अप्रूवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कैबिनेट का अप्रूवल मिला है वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को मिला है। तो आपको ये पता होगा ये कहाँ बन रहा है, ये लोथल गुजरात में बन रहा है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कहाँ बन रहा है, ये लोथल गुजरात में बन रहा है। कौन बनाएगा ये बनाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, कहाँ बन रहा है और कौन सी मिनिस्ट्री इसको डेवलप कर रही है। कितने फेजेस में, तो 2 फेजेस में डेवलप की जाएगी। क्या चीज, नेशनल मारीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मारीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, तो लोथल में डेवलप किया जाएगा। अगला अप्रूवल जो मिला है वो रोड कंस्ट्रक्शन में राजस्थान एंड पंजाब को मिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कैबिनेट अप्रूवल है जिसमें यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स की बात हुई है। ठीक है, तो जो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स हैं वो सप्लाई किए जाएंगे किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। कब तक, दिसंबर 2028 तक। दिसंबर 2028 तक ये चलेगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में कुछ बातें जानकारी देखें और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको नोट करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की गई थी अप्रैल 2020 में। ये वही टाइम था जब कोविड-19 पैंडेमिक हिट किया था दुनिया में, जिसकी वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। तो उनको वित्तीय सहायता देने के लिए और फ्री फूड ग्रेन्स देने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। इसका प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे, जैसा कि हमने बताया आपको, कि वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस और फ्री फूड ग्रेन्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक से जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उनको वित्तीय सहायता देने में और उनको मुफ्त में अनाज देने के लिए ये सुविधा लाई गई थी, ये स्कीम लाई गई थी। अप्रैल 2020 में ये लॉन्च की गई थी। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो इसमें ये प्रावधान, पहला प्रावधान ये था कि 5 किलो राशन सबको मिलेगा हर महीना। ठीक है, हर व्यक्ति को, पर पर्सन पर मंथ, हर व्यक्ति को हर महीना 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, और जो वृद्धजन हैं और जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, उनको कैश ट्रांसफर किया जाएगा एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ठीक है, तो कैश ट्रांसफर था, फाइनेंशियल असिस्टेंस था और मुफ्त अनाज की सुविधा थी, फ्री फूड ग्रेन्स की सुविधा दी गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। एडिशनल बेनिफिट ये था कि जो 5 किलो फूड ग्रेन्स मिलते थे नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर, वो भी मिल रहे थे और ये एक्स्ट्रा 5 किलो राशन मिल रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। अब यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात हुई है, तो इसको हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में ही सीमित रहेंगे। ठीक है, किसको किसको लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, तो जो अन्य अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्ड हैं, जो भी फैमिलीज अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आती हैं, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलेगा। जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं, जिनको राज्य सरकारों ने निश्चित किया है, वो रहेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी परिवार हैं, उनको ये सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, जैसे गरीब विधवाएं हो गई, कोई टर्मिनली इल सेक्शन हो गया सोसाइटी का, डिसेबल्ड लोग हो गए, कोई वृद्ध जन है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो वृद्धजन होंगे, जिनके पास कोई अपना सब्सिस्टेंस करने का कोई आमदनी नहीं है, कोई भी जीविकोपार्जन का कोई भी आय नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये कुछ बातें लिखी हुई थी, विडोज, टर्मिनली इल, डिसेबल्ड पर्सन अजर एजेड 60 ईयर्स और मोर, सिंगल वीमेन और मैन विद नो फैमिली और सोसाइटल सपोर्ट। साथ ही साथ प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड, जो जनजाति के लोग हैं उनको, कोई एग्रीकल्चरल लेबर है, लैंडलेस, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है जोतने के लिए, उनको ये सुविधा दी जाएगी। मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनको, जो रूरल क्राफ्ट्समैन हैं, रूरल आर्टिसंस हैं, उनको, स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको ये सुविधा दी जाएगी। और जो डेली वेज अर्नर हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, उनको ये सुविधा दी जाएगी। इसमें क्या है, इसमें बेनिफिट है पोर्टेबिलिटी का, मतलब कोई आदमी यूपी से गया है गुजरात काम करने, तो वो गुजरात के पीडीएस में अपनी ये सुविधा इस्तेमाल करके जो है
फ्री राशन ले सकता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्टेबिलिटी, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक राशन कार्ड से वो देश में कहीं भी हो, चाहे जहाँ हो, देश के किसी कोने में हो, वो मुफ्त राशन अवेल कर सकता है फ्रॉम एनी पीडीएस शॉप अक्रॉस द कंट्री। तो ये हमारी बात हो गई गरीब कल्याण अन्न योजना की। अब हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। कवरेज कितना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत? तो 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 75% जो भी ग्रामीण जनसंख्या है उनको कवर किया गया है, और 50% जो शहरी जनसंख्या है उनको कवर किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो 50% गरीब शहरी जनसंख्या है और जो 75% ग्रामीण जनसंख्या है उनको कवर किया गया है। और टोटल जो है 67%, 67% टोटल जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन कौन है? जो हमारे उधर गरीब कल्याण अन्न योजना में बेनिफिशियरी थे वो भी वही यहाँ पे भी हैं। अंत्योदय अन्न योजना वाले जो भी परिवार हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ। ठीक है, तो 35 किलो राशन उनको मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। फैमिली में कितने भी मेंबर हो, आपको 35 किलो राशन दिया ही दिया जाएगा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, दे गेट फूड ग्रेन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो जितने ये जो अंत्योदय अन्न योजना है इसमें फैमिली मेंबर का कोई भी वो नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में आपको उतना ही मिलेगा जितने आपके यहाँ फैमिली मेंबर हैं। पर ईच मेंबर 5 kg पर मंथ। आपके यहाँ अगर 4 हैं, 4 लोग हैं तो आपको 20 किलो अन्न मिलेगा, 2 ही लोग हैं तो 10 किलो मिलेगा, 10 लोग हैं तो 50 किलो अन्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में डिफाइन कर दिया गया है कि हर व्यक्ति को उस परिवार से 5-5 किलो राशन दिया जाएगा। और अंत्योदय अन्न योजना में क्या है कि इनको 35 किलो राशन दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, अब चाहे 1 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे 10 लोग हो। ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होगा? तो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार चिन्हित करेंगी जो भी ऐसे परिवार हैं। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को, और जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनको भी क्या दिया जाएगा? उनको भी गर्म खाना दिया जाएगा, गर्म मील दिया जाएगा अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। तो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई, और जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के, उनको मील दिया जाएगा, उनको एक खाना गर्म भोजन दिया जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत और मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाएंगे 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये की जो धनराशि है दी जाएगी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसमें जो एल्डेस्ट वुमेन है नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड्स। तो इसमें जो राशन कार्ड इशू किया जाएगा, जो भी राशन कार्ड होगा उसमें मुख्यतः जिसका नाम होगा वो महिला का नाम होगा। जो महिला परिवार में सबसे बड़ी होगी उसका नाम होगा। तो ये महिला के नाम से राशन कार्ड इशू किया जाएगा, ना कि मेल के नाम से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी असिस्टेंस टू स्टेट्स इन मीटिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन द स्टेट, its handling and food FES डीलर्स मार्जिन। FES का फुल फॉर्म क्या था? फूड प्राइस शॉप। हाँ, फूड प्राइस शॉप। ठीक है, तो फूड प्राइस शॉप के जो डीलर्स हैं वही राशन की दुकान के जो डीलर्स हैं उनकी जो मार्जिन होगी उनकी हैंडलिंग करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी हैंडलिंग जो करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, उसमें हेल्प करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर नॉन सप्लाई होती है, अगर किसी कारणवश जो है अन्न नहीं मिल पाता है तो अन्न की जगह फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा फॉर फूड ग्रेन्स और मिल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ बातें हो गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग अभी हाल ही में यूएसए में होस्ट किया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सा एडिशन इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग का भी हाल ही में यूएस में होस्ट किया गया। तो 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग होस्ट किया गया। इसमें चेयर कौन थे? तो पीयूष गोयल साहब, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो, और उनकी काउंटर पार्ट जीना रायमांडो, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ
कॉमर्स है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड स्टेट्स की जीना रायमोंडो और पीयूष गोयल साहब ने मिलकर इसको हेड किया था, इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग को। ये कहाँ हुआ था? ये यूएसए में हुआ था, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फोकसिंग ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो जो भी कमर्शियल रिलेशन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, बिजनेस को इम्प्रूव करना, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को एनहांस करना, जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है उनको लेके कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखना, ये सारी बातें हुई हैं इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग में। और ये 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग था, जिसको चेयर किया गया था पीयूष गोयल जी द्वारा और जीना रायमोंडो द्वारा। ठीक है, अब यहाँ बात हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस देख लेते हैं। तो हम लोग कुछ चर्चा करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। ये आपको येलो येलो पोर्शन जो दिख रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसका कुछ पार्ट इधर नॉर्थ वेस्ट में है, अलास्का में। ठीक है, तो कुछ पार्ट यहाँ है और कुछ पार्ट यहाँ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आप यहाँ ये देख रहे होंगे, नॉर्थ में कनाडा है। ठीक है, ये पूरा कनाडा है। जो ऑरेंज पोर्शन है ये पूरा कनाडा है, ये नॉर्थ में जो है ये पूरा कनाडा है। और साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मेक्सिको है। ठीक है, तो ये सिर्फ दो ही देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, दो ही देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, ये मेक्सिको है साउथ में और नॉर्थ में कनाडा है। ईस्ट में देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में देखें तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है वेस्ट में और नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ईस्ट में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से टॉप से देखें, नॉर्थ से देखें, कनाडा आता है। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए ईस्ट में तो नॉर्थ अटलांटिक सी आ गया। फिर फर्दर मूव किए क्लॉकवाइज तो ये बहामास आ गया। बहामास जो है ये इसी का पार्ट है। और एक बात याद रखिएगा, बहामास से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, पर यहाँ दिखेगी बहामास से। तो यूनाइटेड स्टेट से भी पास होती जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली मैप में हम लोग ये मिस कर जाते हैं। और ये बस याद रखते हैं कि मेक्सिको से मतलब मेक्सिको से पास हो रही है। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स से भी पास हो रही है, क्योंकि जो बहामास है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा है। ठीक है, ये जो साउथ ईस्ट में बहामास है ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा है और इसी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। फिर क्लॉकवाइज में मूव करते हैं तो ये साउथ में गल्फ ऑफ पनामा आ जाता है। ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा है और ये छोटा सा यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको भी है। साउथ में आते हैं तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको हो जाता है। ठीक है, फिर मूव किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पैसिफिक ओशन आ गया, पैसिफिक ओशन आ गया। और मूव किए तो ये गल्फ ऑफ अलास्का आ गया और नॉर्थ वेस्ट में अलास्का आ गया। ठीक है, ये हो गए हमारे लैंड बाउंड्रीज। मैरीटाइम बाउंड्रीज देखते हैं, तो मैरीटाइम बाउंड्रीज अगर हम अलास्का से देखें, शुरुआत करें अलास्का से, तो अलास्का से बाउंड्री शेयर करते हैं रशिया के साथ। ठीक है, रशिया को अलग कौन करता है? यूएसए से। तो यूएसए से रशिया को अलग करने वाली जो स्टेट है वो बेरिंग स्टेट है, ये ठीक है, ये बेरिंग स्टेट है, ये यूएसए के अलास्का को और रशिया को अलग अलग करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको देखना है कि जो यहाँ पे क्यूबा है ये भी अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्यूबा है और ये जमाइका है। ठीक है, और ये मतलब कैरेबियन आइलैंड है, ये कैरेबियन आइलैंड है। तो क्यूबा और कैरेबियन आइलैंड से भी ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, वो सब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया कि यूएसए की लोकेशन क्या है। तो अभी हम लोग ने पूरा फिजिकल लोकेशन देखी यूएसए की। अब यूएसए के इंटीरियर में जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका 5 सेट ऑफ लेक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं, ये आप देख रहे होंगे लेक सुपीरियर से। ठीक है, ये है लेक सुपीरियर। ठीक है, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर कैस्पियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। लेक सुपीरियर कहाँ पे आता है? तो यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे आता है। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी के बाद। कैस्पियन सी कहाँ है बताइए, और कैस्पियन सी किन देशों से बाउंड्री शेयर करता है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सुपीरियर के हम लोग साउथ ईस्ट में आए तो लेक मिशिगन आता है। ठीक है, मिशिगन आता है। ये ऐसा लेक है, एकमात्र लेक है इन ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में जो कि एंटायरली यूएसए के अंदर है। ठीक है, बाकी जो है वो सब शेयर किए जा रहे हैं कनाडा के साथ, पर लेक मिशिगन जो है ये पूरे की पूरी तरीके से यूएस में ही है। ठीक है, और मेजर सिटी इसके बैंक पे जो है वो है शिकागो। ठीक है, शिकागो की जो इलिनॉय सिटी है वो इसके बैंक पे है, लेक मिशिगन के बैंक पे है। ठीक है,
तो ये बात आपको याद रखनी है, आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि लेक कौन सा लेक है जो कि एंटायरली यूएसए में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का कौन सा लेक है जो कि एंटायरली यूएसए में है, तो लेक मिशिगन जो है वो एंटायरली यूएसए में है। लेक सुपीरियर जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर कैस्पियन सी, और ये शेयर किया जा रहा है कनाडा के साथ। इसके बाद अगर हम लेक मिशिगन के वेस्ट ईस्ट में देखें तो लेक हुरून है, ठीक है। हुरून भी देखिए शेयर किया जा रहा है कनाडा के साथ। तो इसमें जो हुरून पे जो कैनाल बनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सू कैनाल, ठीक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन लेक सुपीरियर एंड लेक हुरून, ठीक है। तो ये जो लेक है ये जो लेक है ये जो कैनाल है, सॉरी रेड जहाँ पे हम बता रहे हैं ये सू कैनाल है, ठीक है। ये सू कैनाल है जो कि कनेक्ट करता है सुपीरियर को और हुरून लेक को। लेक सुपीरियर और लेक हुरून लेक को कौन कनेक्ट करता है, तो सू कैनाल कनेक्ट करता है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हुरून के साउथ में आप देखिए तो ये लेक एरी है, ठीक है। ये क्या है, ये लेक एरी है, याद रखिएगा लेक एरी है, ठीक है। इसके साइड में मेजर सिटी कौन सी है, डेट्रॉइट, ये आप देख रहे होंगे ये डेट्रॉइट सिटी है, ठीक है। ये भी शेयर किया जा रहा है कनाडा के साथ। और लास्ट में है लेक ओंटारियो, ठीक है। लेक ओंटारियो ये स्मॉलेस्ट है अमंग ग्रेट लेक्स, ठीक है। इसके साथ लगा हुआ जो शहर है वो है टोरंटो, ठीक है, वो है टोरंटो, ठीक है। तो टोरंटो पता है आपको कहाँ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख के हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि टोरंटो कनाडा में है कि यूएसए में है, फिर आपको असली पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये जो ग्रेट लेक्स का पूरा सिस्टम है आपको ये एकदम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक एरी और लेक एंटारियो, ठीक है। सबसे बड़ा है लेक सुपीरियर, सबसे छोटा है लेक ओंटारियो, और जो पूरी की पूरी तरीके से सिर्फ यूएसए में है वो है लेक मिशिगन। बाकी सारे लेक्स शेयर किए जा रहे हैं। सू कैनाल किसको कनेक्ट करता है, लेक सुपीरियर और लेक हुरून को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आगे चल के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूएसए के रिवर्स की, ठीक है। यूएसए के रिवर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिवर है यूएसए की वो है मिसिसिपी मिसूरी, ठीक है। ये देखिए आप मिसूरी दिख रही होगी आपको और ये मिसिसिपी दिख रही है, ठीक है। ये दोनों ज्वाइन होके कहाँ गिरती हैं, ज्वाइन होके गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरती हैं। और ये कौन सा टाइप का डेल्टा बनाती हैं, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बर्ड्स फुट डेल्टा बनाती है, ठीक है। बर्ड्स फुट डेल्टा ये बनाती हैं। और उनके कॉन्फ्लुएंस पे, इनके मिलन पे कौन सा शहर स्थित है, सेंट लुई, ठीक है। सेंट लुई यहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा मिसिसिपी मिसूरी कहाँ गिरती हैं, तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाके ड्रेन होती हैं, ठीक है। इनकी ट्रिब्यूटरीज हल्का सा याद रखिएगा, ओहायो और अरकनसास इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद आते हैं सेंट लॉरेंस रिवर पे। तो सेंट लॉरेंस रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये बाउंड्री बनाती है कनाडा और यूएसए के बीच में, ठीक है। ये कनाडा और यूएसए के बीच में ऐसे करके बाउंड्री बनाती है सेंट लॉरेंस रिवर। इसी से ये बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है नॉर्थ अमेरिका की। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, हम इसको हाईलाइट किए दे रहे हैं येलो से, इरकॉई डैम इसके ऊपर बना है। इरकॉई डैम, लॉक्स डैम और नाइग्रा फॉल्स इसके ऊपर है, ठीक है। इरकॉई डैम, लॉक्स डैम और नाइग्रा फॉल्स इसी पे स्थित है, सेंट लॉरेंस पे, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर पे स्थित है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर पे स्थित है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोलोराडो रिवर को देखते हैं। तो ये है कोलोराडो रिवर, ठीक है, ये है कोलोराडो रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ग्रीन कोलोराडो या लिटिल कोलोराडो, ग्रीन रिवर, रिवर गिल, ठीक है। मेजर डैम्स इस पे कौन कौन से हैं, इस पे बने हैं हुआ डैम, बोल्डर डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोलोराडो रिवर पे हुआ डैम और बोल्डर डैम बने हुए हैं। इस कोलोराडो रिवर पे जो आप देख रहे हैं हुआ डैम और बोल्डर डैम बने हुए हैं। इसके बाद रियो ग्रांड पे आते हैं। रियो ग्रांड रिवर ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेक्सिको के और यूएसए के बीच में बह रही है, ठीक है। तो ये मेक्सिको और यूएसए के रिवर की बाउंड्री बनाती है, ठीक है, रिवर बाउंड्री बनाती है। जैसे सेंट लॉरेंस कनाडा और यूएसए की बाउंड्री फॉर्म करती है, वैसे ही रियो ग्रांड मेक्सिको और यूएसए की बाउंड्री फॉर्मेशन करती है, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको, ग्रैंड रिवर। इसके बाद आखिरी में है कोलंबिया रिवर, ये है कोलंबिया रिवर, ठीक है, ये है कोलंबिया रिवर। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन द यूएसए, जो कि ड्रेन होती है पैसिफिक में। इस साइड पैसिफिक है तो ये पैसिफिक में ड्रेन करती है। जैसे मिसिसिपी और मिसूरी गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन करती हैं, वैसे ही कोलंबिया रिवर जो है ये पैसिफिक ओशन में ड्रेन करती है, सबसे बड़ी रिवर है। इनकी मेन ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा, स्नेक रिवर, ठीक है। स्नेक रिवर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। और मेजर डैम है इसके ऊपर, ग्रैंड कूल डैम, बॉनवेल डैम और चीफ जोसेफ डैम, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कई बार देखिएगा, तभी आपको ये जाके एकदम मेमोराइज हो पाएगा।
हम लोग अब यूएसए की इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली फेमस है उनके बारे में बात करेंगे। कई स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे आराम से पूछ लिया जाता है कि पिट्सबर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है, डेट्रॉइट किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सैन फ्रांसिस्को से। सैन फ्रांसिस्को में फेमस सिलिकॉन वैली है जहाँ पे हाईटेक इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, ठीक है। इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? जैसे इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, वैसे यूएसए की जो सिलिकॉन वैली है, जो ओरिजिनल सिलिकॉन वैली है, वो सैन फ्रांसिस्को में है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पैसिफिक साइड में है और ये सिटी ऑफ गोल्डन गेट के भी नाम से जानी जाती है, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है लॉस एंजल्स। आप देखे होंगे हॉलीवुड की कई मूवीज आपने देखी होगी, तो लॉस एंजल्स जो है यहाँ पे हॉलीवुड जो है लॉस एंजल्स में स्थित है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। लॉस एंजल्स कहाँ है, सॉरी हॉलीवुड कहाँ है, तो ये लॉस एंजल्स में है। तो लॉस एंजल्स फेमस है हॉलीवुड के लिए, ठीक है। ये सदर्न कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। सदर्न कैलिफोर्निया में स्थित है, यहाँ कहीं पे ये कैलिफोर्निया स्टेट है और इसके अंदर कहीं लॉस एंजल्स यहाँ पे है, यहाँ पे हॉलीवुड है, ठीक है। सैन डिएगो है जो कि पैसिफिक पोर्ट है यूएसए का, क्लोजेस्ट टू पनामा कैनाल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है सैन डिएगो के बारे में। शिकागो, ये सिचुएटेड है ऑन द सदर्न शोर ऑफ लेक मिशिगन। हमने आपको बताया था लेक मिशिगन जो है ये एंटायरली यूएसए में है, ठीक है। लेक मिशिगन जो है ये देखिए, ये मिशिगन लेक है, ये एंटायरली यूएसए में है। यहाँ पे शिकागो स्थित है, ठीक है। यहाँ पे शिकागो पे ये स्थित है। इसके बाद डेट्रॉइट है, ये ग्रेटेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है यूएसए का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ग्रेटेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन जो यूएसए का है वो है डेट्रॉइट, ठीक है। डेट्रॉइट किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, ये बात याद रखेगा। और ये लेक एरी के वेस्टर्न एंड पे है, ठीक है। लेक एरी ये जो ये है, ये आपको दिख रहा होगा लेक एरी, ये है यहाँ के वेस्टर्न एंड पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ये डेट्रॉइट है, ठीक है। यहाँ पे डेट्रॉइट है। पिट्सबर्ग जो है आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पिट्सबर्ग जो है ये आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न अप्लेशिया में, ठीक है। नॉर्दर्न अप्लेशिया में है। न्यूयॉर्क सिटी तो लार्जेस्ट पोर्ट इन द यूएसए है, लोकेटेड ऑन हडसन रिवर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। न्यूयॉर्क सिटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन रिवर के किनारे स्थित है। इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स के भी नाम से जाना जाता है, ऊंची इमारतों की, जो ऊंची इमारतों का जो शहर है वो न्यूयॉर्क शहर है। और लास्ट में है हमारा पोर्ट आर्थर, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ टेक्सास है, ठीक है। टेक्सास का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये टेक्सास है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है पोर्ट ऑर्थर, ठीक है। पोर्ट आर्थर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली आपको डिट्रॉइट और पिट्सबर्ग तो याद ही रखना है, ठीक है। डिट्रॉइट किसके लिए मशहूर है, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए मशहूर है। पिट्सबर्ग किसके लिए मशहूर है, आयरन एंड स्टील कैपिटल के लिए मशहूर है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो शुरुआत करेंगे एकदम नॉर्थ से, एक्सट्रीम नॉर्थ से। तो ये आपको ये नॉर्थ में ब्रुक्स रेंज दिख रही होगी, ठीक है। ये ब्रुक्स रेंज अलास्का में है, ठीक है। ये बात याद रखनी, ब्रुक्स रेंज कहाँ है, ब्रुक्स रेंज अलास्का में है, ठीक है। ब्रुक्स रेंज अलास्का में है। ब्रुक्स रेंज के जैसे ही नीचे आप साउथ में आएंगे वैसे ही आपको अलास्का रेंज दिखेगी, एलुशियन रेंज दिखेगी। अलास्का और एलुशियन रेंज यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अलास्का और एलुशियन रेंज यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे माउंट मैकिनले स्थित है जो कि हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। इसका नाम डेनाली भी है, याद रखिएगा, इसका नाम डेनाली भी है, ठीक है। यहाँ डेनाली नाम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलास्का में कुछ ट्राइब्स हैं जिन्होंने नाम इसको बदल के डेनाली नाम दे दिया है, ठीक है, ट्राइब्स की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले जो है यूएसए और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, लगभग 6194 मीटर की, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये हो गया हमारी हाईएस्ट पीक डेनाली या माउंट मैकिनले, ठीक है। डेनाली या माउंट मैकिनले। उसके बाद अगर हम साउथ में आए और साउथ में आए तो कनाडा आ जाएगा। फिर कनाडा से अगर हम और साउथ में आए तो यूएसए आएगा। तो यूएसए में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यूएसए में कैस्केड रेंज है, कैस्केड रेंज आपको दिख रही है यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे आपको कैस्केड रेंज बहुत आराम से दिख रही होगी, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये कैस्केड रेंज है, ठीक है। ये कैस्केड रेंज है। कैस्केड रेंज के बहुत ही एंड में मतलब सदर्न एंड में माउंट विटनी है, ठीक है। माउंट विटनी याद रखिएगा कहाँ पे है, यूएसए में कैस्केड रेंज पे है। और कैस्केड रेंज के साउथ पे है माउंट रेनियर, ठीक है। माउंट रेनियर भी कहाँ पे है, यूएसए में है। आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि माउंट विटनी या माउंट रेनियर कहाँ पे है, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। माउंट शास्ता भी यही है, ठीक है। हल्का सा देख लीजिएगा, माउंट शास्ता कभी आज तक पूछा नहीं गया, इसलिए इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इतना रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद सायरा निवेडा है, ये आप देख रहे होंगे सायरा निवेडा रेंज है, ठीक है। ये सायरा निवेडा रेंज है, रन्स फ्रॉम साउथ ऑफ कैस्केड रेंज टू सदर्न कैलिफोर्निया अलोंग पैसिफिक कोस्ट।
और उसके बाद फेमस रॉकी माउंटेन्स हैं। ये रॉकी माउंटेन्स, ये आपको नॉर्थ टू साउथ इनका एक्सटेंट दिख रहा होगा, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स है। ये अलास्का से मेक्सिको तक जाते हैं, ठीक है, अलास्का से मेक्सिको तक जाते हैं। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट माउंट एल्बर्ट पीक है, बैंका पीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये पीक भी इन्हीं रॉकी माउंटेन्स में स्थित हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये माउंट एल्बर्ट है। तो अगर आपसे पूछा है रॉकी माउंटेन्स की कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची पहाड़ी है, क्योंकि ये पूरी माउंटेन रेंज है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर माउंटेन जो सबसे बड़ा होता है उसी को ये नाम दे देते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ रॉकी माउंटेन रेंज, तो ये माउंट एल्बर्ट है। एंड पे ब्लांका पीक है। इसी तरीके से अगर आप एकदम ईस्ट में देखें तो एप्लेशियंस माउंटेन है, ठीक है, ये एप्लेशियंस माउंटेन है, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये एप्लेशियंस माउंटेन है। तो वेस्ट में जो है ये कैस्केड रेंज है, सायरा नेवाडा है और रॉकी माउंटेन्स है यूएसए के। और जो वेस्ट ईस्ट में है एप्लेशियन माउंटेन्स है। एप्लेशियन माउंटेन्स में कौन सी पीक सबसे हाईएस्ट है, आप ये बताइएगा, ठीक है, ये बताइएगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज और बेसिन्स देख लेते हैं यूएसए के। तो कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है। इससे पहले हमने कोलंबिया रिवर की भी बात की थी, अब यहाँ पे कोलंबिया प्लेट्यू भी देख लेते हैं। तो ये लोकेटेड है बिटवीन वेस्टर्न वॉशिंगटन, बिटवीन रॉकीज एंड कैस्केड रेंज, ठीक है। तो वेस्टर्न वॉशिंगटन में ये लोकेटेड है बिटवीन रॉकीज एंड कैस्केड। तो ये हमने रॉकीज देखा था और इधर कहीं पे कैस्केड देखा था, ये कैस्केड देखा था, ठीक है, ये कैस्केड देखा था। तो इधर कहीं पे ये जो है कोलंबिया, ये कोलंबिया प्लेट्यू है, ठीक है, ये कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन इसको ड्रेन करता है, तो कोलंबिया रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्नेक रिवर। ग्रैंड कूल डैम इज लोकेटेड हियर, याद रखिएगा ग्रैंड कूल डैम कहाँ पे है, तो ग्रैंड कूल डैम लोकेटेड है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू पे, ठीक है, और कोलंबिया रिवर पे। फिर आता है हमारा कोलोराडो प्लेट्यू, ये आपको दिख रहा होगा साउथ में कोलोराडो प्लेट्यू है, जो रॉकी माउंटेन्स और सायरा नेवाडा के बीच में स्थित है, ठीक है, ये हॉट डेजर्ट रीजन है, याद रखिएगा, ठीक है, हॉट डेजर्ट रीजन है। फिर आती है डेथ वैली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैलिफोर्निया में है, वेस्ट ऑफ रॉकीज में, ठीक है, और ये डीपेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका की, डीपेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका की, एंड इट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज मतलब दिन में कुछ और टेम्परेचर और रात में कुछ और टेम्परेचर। तो ये जो वैली है डेथ वैली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज जो है रिकॉर्ड किया गया है, और ये डीपेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, याद रखिएगा। की एलिवेशन स्ट्रीम्स हमने देखे थे, लोवेस्ट कौन है, डेथ वैली है, और हाईएस्ट कौन है, माउंट डेनाली है, माउंट मैकिनले है, हमने देखा था। तो यहाँ पे हमारा यूएसए पूरी तरीके से समाप्त होता है, हमने मेजरली सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम की। तो ये लॉन्च की गई है मेघालय द्वारा, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन मेघालय प्लस, ठीक है, ग्रीन मेघालय प्लस। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, 20,000 रुपये पर हेक्टेयर दिया जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम में, GMP प्लस स्कीम में, ठीक है। अब ग्रीन मेघालय से तो आपसे जनरली पूछेगा नहीं, क्योंकि ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन मेघालय फॉरेस्ट के लिए होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है, यहाँ पे हम लोग मेघालय के बारे में फिजिकल और पॉलिटिकल चीज़ें, पॉलिटिकल फैक्ट्स, फिजिकल फैक्ट्स, जितने भी चीज़ें हैं, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, ये सब जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने मेघालय का जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज है और फिजिकल बाउंड्रीज हैं। नॉर्थ में असम है, अगर नॉर्थ से शुरुआत करें, नॉर्थ में असम है पूरी तरीके से। फिर अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, ईस्ट में भी असम है, साउथ ईस्ट तक असम है, और पूरा साउथ में बांग्लादेश है, ठीक है, पूरे साउथ में बांग्लादेश है, ये बात याद रखिएगा। और इधर पूरा फिर ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सिर्फ दो ही बाउंड्रीज ये शेयर करता है, एक असम से, एक इंटरनेशनल बाउंड्री और एक नेशनल बाउंड्री, ये बात आपको याद रखनी है। असम कब बना था, असम 1972 में बना था। दो डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था असम की, ठीक है, असम की दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के मतलब दो डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया असम से, और उन दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया गया, फिर मेघालय बन गया। मेघालय का मतलब क्या है, मेघ आलय, मेघ का आलय मतलब बादलों का घर, ठीक है, बादलों का घर। स्टेट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैमल है लेपर्ड, वो स्टेट सिंबल है। स्टेट बर्ड है मेघालय की हिल मैना। ट्री जो है वो गमहार है, और फ्लावर जो है वो लेडी स्लिपर ऑर्किड है, ठीक है, लेडी स्लिपर ऑर्किड है। जोग्राफिकल फैक्ट देख लेते हैं। तो क्या क्या रिवर्स यहाँ पे बहती हैं, गनोल बहती है, डेरिंग बहती है, सांडा, खरी,
मोपा एक्सेट्रा। हाईएस्ट हिल कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाएगा गारो खासी जानकिया में सबसे बड़ा हिल कौन सा है, तो खासी हिल है जो सेंट्रल रीजन में है। ठीक है, ये देखिए सेंट्रल रीजन में खासी हिल आपको दिखाई दे रहा है। ये गारो है, ये खासी है और ये जानतिया है। ठीक है, तो आपको ऐसे लगाने को आ सकता है क्रम में कि नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट लगाएं या वेस्ट से ईस्ट लगाएं। तो आपको याद रखना है गारी खासो जानतिया। ठीक है, गारी खासो गारो खासी जानतिया। बॉर्डर्स हमने देखे, असम नॉर्थ में है, बांग्लादेश साउथ में है। शिलोंग जो है वो कैपिटल है मेघालय की, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि एलिफेंट फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट फॉल्स है, ये आपको याद रखना है। बाकी तो चीज़ें और हैं, वॉर्ड्स लेक है, काफान नोंगलेट पार्क है, ये सब नहीं याद रखना है। बस ये याद रखना है कि एलिफेंट पार्क यहाँ पे है और शिलोंग पीक है यहाँ। ठीक है, शिलोंग पीक कहाँ पे है, शिलोंग में ही है और एलिफेंट फॉल्स है। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि उमियम लेक। उमियम लेक कहाँ है, तो ये मेघालय में ही है। 12 पानी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 12 पानी के नाम से भी जाना जाता है उमियम लेक, जो कि 17 किलोमीटर है शिलोंग से। ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात आपको ये याद रखनी है, सोरा एक जगह है चेरापूंजी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है और जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि नॉक्सिथियांग, डायनथलान और नोहका लिकाई। ठीक है, नॉक्सिथियांग, डायनथलान और नोहका लिकाई जैसे वाटरफॉल्स स्थित हैं चेरापूंजी में या मेघालय में। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल लाइमस्टोन केव्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद मेसानराम है। मेसानराम क्या है, यहाँ पे भी हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है एंड मेन अट्रैक्शन इज क्रेम। एक सेकेंड, इसको हम हाईलाइट करते हैं येलो से, तब समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन फॉर हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। कौन सी, मेसानराम। मेसानराम में ही एक जगह है क्रेम मजबीन केव। ठीक है, मजबीन केव, क्रैम मजबीन केव, जो कि स्टैलेग्माइट की तरह है और शिवलिंग की तरह दिखती है। ठीक है, तो भगवान शिवलिंग, प्रभु शिवलिंग का जो होता है, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं शिवलिंग की, तो वैसा ही कुछ केव में एक स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, क्रैम माजबीन केव में। ठीक है, क्रैम माजबीन केव कहाँ है, तो ये मेसन राम में है। ठीक है, इसके बाद मायलोंग विलेज है, जो कि क्लीनेस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है इंडिया में, और यहीं पे लिविंग रूट ब्रिजेस हैं। आपने कभी देखा होगा, तो इसमें जड़ें आपस में मिल गई हैं और इस तरीके से आपस में मिल गई हैं कि क्या हो गया है, एक रूट तैयार हो गया है, एक पूरे रूट की तरह, एक ब्रिज की तरह, सॉरी ब्रिज की तरह क्या हो गया है, ब्रिज की तरह लगते हैं। ठीक है, फिर है नोंगखम आइलैंड। नोंगखनुम आइलैंड कहाँ पे है, तो ये नोंगखनुम आइलैंड भी मेघालय में है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड्स इन एशिया है। जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी पे और कौन इंपॉर्टेंट आइलैंड है आप बताइएगा, रिवर आइलैंड है जो कि फेमस भी है, चलिए हम बता देते हैं। मजुली आइलैंड है जैसे असम में, वैसे ही नोंगखनुम आइलैंड है मेघालय में। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर वियना फॉल्स। ठीक है, वाइनिया फॉल्स यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो फैक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, और आपको एकदम जो चीज़ें पूछने लायक है, जो पूछी गई हैं एग्जाम में, सिर्फ वही डिलीवर की जा रही है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं मेघालय से। तो मेघालय में एक जगह है सेंदाई, जहाँ पे जानतिया राजा जो हैं वो छुपते थे। यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं जहाँ पे जानतिया राजा युद्ध के ज़माने में छुपा करते थे, सांदाई। नोक्रेक पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, टिपिकली यही पूछ लेता है कि कौन से पार्ट में नोक्रेक पीक स्थित है, तो नोक्रेक पीक जो है वो गारो हिल्स में है। ठीक है, नोक्रेक पार्क कहाँ पे स्थित है, वो गारो हिल्स में है और इसको नोक्रेक को डिक्लेयर किया गया है एज नेशनल जीन सिट्रस सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नोक्रेक पीक कहाँ है, तो ये गारो हिल्स में है। बलपक्रम नेशनल पार्क, ये 1998 में डिक्लेयर किया गया था, ये कहाँ है, मेघालय में है। फेमस फॉर मेडिसिनल हर्ब्स एंड गारो स्पिरिचुअल बिलीफ, तो ये भी गारो हिल्स में स्थित है। ठीक है, बलपक्रम नेशनल पार्क। इसके बाद बस याद रखिएगा सीजू केव है यहाँ पे। ठीक है, साउथ गारो हिल्स में सीजू केव है। तूरा पीक है, तूरा पीक भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, बगमारा है जहाँ पे फेमस फॉर कार्निवोरस पिचर प्लांट्स है, मेमांग कोसी। कई बार आपने देखा होगा कि कार्निवोरस पिचर प्लांट्स स्पॉट किए गए हैं इंडिया के कौन से पार्ट में, तो ये बात याद रखना है, बगमारा में। ठीक है, बगमारा कहाँ है, ये मेघालय में है। ठीक है, अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फेमस डांस है मेघालय का नोंग क्रेम डांस। ठीक है, ये थैंक्स गिविंग के लिए है और प्रेयर, मतलब रिलीजियस फेस्टिवल है जहाँ पे प्रेयर ऑफर की जाती है। किसका है, ये खासी ट्राइब का है। ठीक है, याद रखिएगा खासी ट्राइब का है नोंग क्रेम डांस। ठीक है, नोंग क्रेम डांस खासी ट्राइब का है।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नौक्रेक कहाँ का है, किसका है, मतलब कौन सी जनजाति का है या ट्राइब का है, तो खासी ट्राइब का है नौक्रेम डांस। फिर है शाद शुक माइनसेम, ये भी थैंक्स गिविंग डांस फेस्टिवल है। फिर बह दिन खलाम है, ये जानतिया फेस्टिवल है, ठीक है, बह दिन खलाम जानतिया फेस्टिवल है। और ये वांगाला डांस, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप 6-7 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये डांस विद 100 ड्रम्स करके, 1000 ड्रम्स करके इसका नाम है, ठीक है। और ये गारो ट्राइब्स इसको सेलिब्रेट करती है, ठीक है। वांगला डांस गारो ट्राइब्स इसको सेलिब्रेट करती हैं। फ्लोरा एंड फौना में देख लेते हैं तो नोंगक्लेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीजू सेंचुरी है, बगमारा सेंचुरी है मेघालय में। कल्चरल में अभी हम लोग ने देखा था शिवलिंग हटाकेश्वरम जानतिया हिल्स में है, ये हमने देखा था। टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या है, लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, चेरापूंजी विलेज है, एलिफेंट फॉल्स हमने देखा था शिलोंग में है, बिशप फॉल्स है, नौका लिकाई फॉल्स है, स्वीट ड्रीम्स है, किलोंग रॉक्स है, ठीक है। सीक्रेट रूट्स कहाँ पे है, मॉफलॉन्ग में है, लॉ लैंगदो में है, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेघालय का मैप देख लेंगे और देख लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था गारो हिल्स हैं, फिर खासी हिल्स हैं और फिर जानतिया हिल्स हैं, ठीक है। गारो हिल्स में हमने देखा था क्या इंपॉर्टेंट है, नोक्रेक जो पीक है, नोक्रेक पीक, ये गारो हिल्स में स्थित है, ठीक है। नोक्रेक पीक जो है ये गारो हिल्स में स्थित है, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं चितमांग पीक है, यहाँ पे चितमांग पीक है यहाँ पे, हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। उमियम लेक के बारे में हमने आपको बताया, ये उमियम लेक है, ठीक है, ये उमियम लेक है। और यहाँ पे कोपली डैम है, याद रखिएगा, कोपली डैम कोपली रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। डैम पे, कोपली रिवर पे कोपली डैम बना हुआ है। कोपली रिवर जो है ये असम और मेघालय के बॉर्डर पे बहती है, ठीक है। असम और मेघालय के बॉर्डर पे कोपली रिवर बहती है जिसपे कोपली डैम स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको याद रखनी है। यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क देख लेंगे मेघालय के। तो सबसे वेस्टर्न पार्ट में है नोक्रेक नेशनल पार्क, जहाँ पे नोक्रेक पीक भी है, ठीक है। यहाँ पे गारो हिल्स है तो नोक्रेक पीक भी है। फिर सीजू बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बगमारा पिचर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये बलपक्रम नेशनल पार्क है, ठीक है, बलपक्रम नेशनल पार्क है, ये भी गारो हिल्स में ही स्थित है। फिर यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में नोंगक्लेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सदर्न ईस्ट पार्ट में, साउथ ईस्ट पार्ट में नारपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये 3-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप याद रखिएगा। केरला में एक्स बैंड रेडार इंस्टॉल किया गया है, आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि कहाँ पे एक्स बैंड रेडार इंस्टॉल किया गया है, तो ये केरला में इंस्टॉल किया गया है। क्यों इंस्टॉल किया गया है, ताकि फ्लड्स और लैंडस्लाइड के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सके, ठीक है। तो आपने देखा होगा जुलाई 2024 में इतना भयंकर तरीके का, इतना डिवास्टेटिंग फ्लड्स आया था, लैंडस्लाइड हुए थे केरला में, जिसकी वजह से ये इंस्टॉल करना पड़ा है एक्स बैंड रेडार, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको इंस्टॉल किया है नियर मुंडकई एरिया, ठीक है। इतना आपको प्रोमिनेंटली नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि एक्स बैंड रेडार कहाँ पे आया है, तो ये केरला में आया है। रेडार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो रेडार का मतलब क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कोई दूर के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने को रेडार कहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है रेडार का, तो जो रेडार है ये यूज करता है रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मेजर डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कोई भी बहुत दूर से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो रेडार क्या करता है, इन पे रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स और इनकी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें ये कवर कर लेता है। और ये डॉपलर इफेक्ट यूसेज को भी यूज़ करता है, विच ट्रैक्स क्लाउड मूवमेंट, स्पीड एंड डायरेक्शन थ्रू फ्रीक्वेंसी चेंजेस। फ्रीक्वेंसी के बदलने पे ये मतलब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो ये समझ जाता है कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एमिट करते हैं रेडिएशन इन पल्सेस एंड एनालाइजेस हाउ ऑफन सिग्नल्स रिफ्लेक्ट बैक टू मॉनिटर वेदर पैटर्न्स। इसके एडवांटेज ये है कि हायर रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगी हमको, स्मॉलर पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाएगा जिससे हमें पता चल सकेगा कि फ्लड्स या लैंडस्लाइड आने वाले हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, बस रेंज शॉर्ट होती है इनकी, ठीक है, शॉर्टर रेंज ड्यू टू फास्टर एनुएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। वायनाड में कैसे यूज किया जाएगा, सॉइल मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाएगा और प्रेडिक्ट किया जाएगा लैंडस्लाइड यूजिंग हाई टेम्पोरल सैम्पलिंग। अब लैंडस्लाइड्स क्या होता है, एक तरीके का मिट्टी का मूवमेंट ही होता है, तो ये मिट्टी के मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, इससे पता चल पाएगा कि फ्लड्स आ रहे हैं या लैंडस्लाइड्स होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि केरला में एक्स बैंड रेडार को इंस्टॉल किया गया है।
15 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 अक्टूबर को। और इस बार की थीम काफ़ी लंबी चौड़ी है, रूरल वीमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर अवर कलेक्टिव फ्यूचर, बिल्डिंग अ क्लाइमेट रेजिलियंस, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड केयरिंग फॉर लैंड टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो आपसे इतना लंबा नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछेगा रूरल वीमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन की थीम क्या है, तो आपको ये ऑप्शन देगा सिर्फ, ठीक है। रूरल वीमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर अवर कलेक्टिव फ्यूचर, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है रूरल वीमेन सस्टेनिंग नेचर, ये दो कीवर्ड याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहेगी क्वेश्चंस को लेकर। तो रूरल वीमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर जो है इस बार की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 2024 की, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे की, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 अक्टूबर 2024 को। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन, नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन इस बार की थीम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2024, ये 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम है एडवांसिंग हेल्थ इक्विटी थ्रू स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एडवांसिंग हेल्थ इक्विटी थ्रू स्टैंडर्ड्स इस बार की थीम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2024 की। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। डिजिटल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होस्ट किया गया है, तो न्यू दिल्ली में ये होस्ट किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA प्लस IIT रोपड़ ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था, इंडियन डिजिटल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस। इसका फोकस क्या था, इनका फोकस था कि फार्मिंग जो एज अ एक्टिविटी है उसको मॉडर्नाइज करना यूजिंग इन्फ्यूजन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा एनालिटिक्स है, तो ये सारी चीज़ों का इन्फ्यूजन करना फार्मिंग में, ताकि फार्मिंग बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करे। तो ये बात आपको याद रखनी है। डिजिटल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ने IIT रोपर के साथ मिलकर ये डिजिटल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी। अभी हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप जो कि भूटान में हुई थी, उसमें इंडिया जीत गई है, तो ये बात आपको याद रखना है। इंडिया बैग्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये कहाँ पे हुई थी, ये भूटान में हुई थी, आपको याद रखना है। कौन जीता है, इंडिया, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इसमें इंडिया जीत गई है, इंडिया जीत गई है, किसको हराया है, बांग्लादेश को हरा के, ठीक है। रनर अप बांग्लादेश थी। कहाँ हुआ है ये, तो ये हुई थी भूटान में, ठीक है। ये टूर्नामेंट का 9th एडिशन था, ये बात याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं मोहम्मद अरबाश इंडिया के, और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं अभेम सूरज सिंह जो कि इंडिया के हैं। टोटल टीम्स जो पार्टिसिपेट की थी साउथ एशिया की सारी टीम्स थी, जो कि 7 हैं, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक है। तो हल्का सा याद रखिएगा, ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है अंडर 17 चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है, किसको हरा के, बांग्लादेश को हराकर। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे स्थित थी, कहाँ पे होस्ट की गई थी, तो ये भूटान में खेली गई थी। ये जो भी चैंपियनशिप थी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप, और ये 9th एडिशन थी, ठीक है, ये 9th एडिशन थी जो कि खेला गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं मोहम्मद अरबास जो कि इंडिया से ही हैं। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था आइभाम सूरज सिंह जो कि इंडिया से ही हैं। टोटल टीम जो खेली थी वो 7 थी।